अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से, और हमारे लिए ख़ास तौर पर इसका इम्पैक्ट इसलिए भी बनता है कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली की वजह से जिन नुकसानात का सामना है और इस मरतबा जो हमने सैलाब फेस किया, ये बहुत बड़ी से तबाही हुई, अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 1700 लोग इसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, घर हमारे बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो तबाह हुए लोगों के। तो ये सारी चीज़ें वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे। हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बात की, UNGA से लेकर फिर जो शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए वहाँ पर भी की उन्होंने इस हवाले से बड़ी मौसर अपना मौक़िफ़ जो है बड़े जानदार तरीके से पूरी दुनिया के सामने पेश किया। COP27 में भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से वो हर जगह पर अपनी बात को दोहरा रहे थे, वहाँ का जो सारा माहौल था और जो गुफ्तगू हो रही थी वो यही लग रहा था कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही दोहराया जा रहा है वहाँ पर। अब इन तमाम तर कोशिशों का हमारी नो डाउट हमारी खारिजा पॉलिसी भी बड़ी अहम रही। इस ज़म्न में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, शहरीर रहमान साहिबा, वज़ीर आज़म साहब ने भी उनके किरदार की बड़ी तारीफ़ की, उनको सराहा, उन सब ने मिलकर कोशिशें की। तो अब हुआ ये है कि इन कोशिशों की वजह से अब एक लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड जो है वो कायम हो गया है। पिछले 30 बरसों से हम ये देख रहे थे कि जो अमीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने बहुत प्रॉफिट गेन किया इस सारे प्रोसेस में, और हमारे जैसे जो ममालिक हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, वो इस डिबेट से बचने की कोशिश कर रहे थे, इस पर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका नेगेटिव रोल तो हमें हमेशा से नज़र आता रहा है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। अब अगर ये सब चीज़ें एक बहस की सूरत में पूरी दुनिया इस पर जब बात करेगी तो ये ख़दशा था कि फिर सदियों तक उन्हें इसका अजाला करना पड़ेगा और ये मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन बिलाखिर जो है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हुई है। वहाँ पर भी बार बार यही कहा गया कि इस्लामाबाद की कोशिशों की वजह से ये फ़ंड जो है इसका क़याम अमल में आया है। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद का प्रोसेस कैसे होगा, पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अब आगे कैसे ये फ़ंड जो है वो काम करेगा, इसका क्या तरीक़ाकार होगा बाज़ाब्ता तौर पर, इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करें, मेरे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। आप नामवर सहाफ़ी हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरी बाई तरफ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। डॉक्टर साहब भी मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को। ये तब मुश्किल काम है जिसको बरस बरस से इग्नोर किया जा रहा था, इस पर बात नहीं की जा रही थी, लेकिन इसको मुमकिन बना लिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि पाकिस्तान की ख़ारजा सतह पे ये एक इंतहाई अहम कामयाबी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसानात इस मुल्क को उठाने पड़ते हैं। और जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में बताया कि हालिया सैलाब ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात से दूचार किया है। अभी तक हम रिलीफ़ और रेस्क्यू ही के फ़ेज़ में है, रिहेबिलिटेशन के फ़ेज़ में हैं। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश थी, शुरू दिन से इस हुकूमत ने इस बात पे इस दफ़ा ज़ोर दिया कि हमें एड नहीं चाहिए। हम जो इस मसले को एक बैनुल-अक़वामी सतह पे उजागर करने का एक मुश्किल टास्क वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम में शामिल शहरीर रहमान साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो थे, इन सब ने मिल के इस टास्क को कबूल किया। और कल उसका जो है एक उनको एक किस्म से एक समर मिल चुका है, यानी डैमेज फ़ंड का क़याम जो है COP27 के प्लेटफार्म से, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये इसको हम बारिश का पहला कतरा ही कह सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारा काम मज़ीद बाकी है। और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान का जो ये फ़ंड का क़याम है, ये अपने हदफ की तरफ पहला कदम है। आप जानती हैं कि COP27 में कई ममालिक शामिल है और इस प्लेटफार्म में वो ममालिक भी ज़्यादा सरगर्म है।
जो दुनिया में आलूदगी का बायस बनने वाले बड़े ममालिक है, इन्हें अगर हम सादा अल्फाज में कहें जो G20 ममालिक है, इनके दुनिया के माहौलियात को ख़राब करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन ताकतवर ममालिक के सामने एजेंडे पे इस मुश्किल नुक्ते को लाना, फिर उस एजेंडे में उसको शामिल करना, और फिर जो COP27 का फ़ाइनल एलामिया जो जारी हुआ है उसमें डैमेज फ़ंड का क़याम एक बड़ी पेशरफ्त है। अब इस पे मज़ीद कार्रवाई जो होगी, हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अगले साल दुबई में जब COP27 का इनेकाद होगा तब तक इस फ़ंड में इंडोमेंट भी हो चुकी होगी, लोगों की कंट्रीब्यूशन भी आ चुकी होगी, और जो 134 ममालिक जिनको पॉइंट आउट किया गया है इस प्लेटफार्म के तहत कि ये जो 134 मुतासरा और गरीब ममालिक है, इनके आइंदा साल इनकी माली मदद की जाएगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मदद की जाएगी, इनकी जो माहौलियाती जो इनके इदारे हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये एक मुसलसल अमल है। ऐसा नहीं है कि ये बस फ़ंड कायम हुआ और पाकिस्तान के माहौलियाती मसले भी हल हो गए और दुनिया के भी हल हो गए। अब इसकी जो फॉलो अप है वो मौजूदा हुकूमत जब तक इनका दौर इक़्तिदार है इनको भी देखना होगा, और आने वाली हुकूमतों को भी इसी तवानाई के साथ इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करना होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉरेन ऑफिस की भी जो स्टेटमेंट है इस में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इस फ़ंड के क़याम की मंजूरी जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी खारिजा पॉलिसी की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरत थी, हम चाह रहे थे कि 2010 के बाद जिस तरह से हम मुसलसल कुदरती आफात का शिकार थे, जो वेदर पैटर्न चेंज हो गया, कभी हीट वेव हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कभी ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, स्मोग है, और इसी किस्म का सैलाब, ये ख़ास तौर पर अब जो सैलाब आया है इससे तो बहुत ज़्यादा हमारे नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली आप क्या देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा हमें इससे? देखिए, जो आपने इब्तिदाइया दिया और साफ़ी साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें आलमोस्ट सारे आस्पेक्ट डिस्कस हो गए हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसका सियासी पहलू से बहस करना चाहता हूँ। 70 की दिहाई में हमारे पास, पाकिस्तान के पास तीसरी दुनिया की क़यादत थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया के कदावर लीडर के तौर पर इमर्ज हुए और उन्होंने तीसरी दुनिया की क़यादत की, और उसके नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ और पाकिस्तान को शनाख्त भी दी। अब ये जो COP27 है, आप ये जो हालात पैदा हुए हैं माहौलियात के, उसके नतीजे में तबाही हुई है, जो गुर्बत आई है, जो कहत आए हैं या आएंगे, आप इस तनाजुर में देखें तो सबसे पहले आपको अचीवमेंट एक ये मिला कि आपको जॉइंट चेयरमैन के तौर पे उसमें शरीक किया गया। उसके बाद जो चीज़ एजेंडे पर नहीं थी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, इन दो लोगों ने इस कामयाबी से पाकिस्तान का और तीसरी उन 143 ममालिक का मुकदमा पेश किया कि जो चीज़ एजेंडे पर नहीं थी वो एजेंडे में शामिल हुई। उसके नतीजे में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सामी साहब जिक्र कर रहे हैं कि 33 बरस के बाद आप एक फ़ंड कायम कराने में कामयाब हुए। अच्छा, अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट यह है कि आलमोस्ट निस्फ सदी के बाद पाकिस्तान गरीब दुनिया का या मुतासरा दुनिया का कायद बन के उभरा है। अब करने का काम क्या है, जिसकी तरफ साफ़ी साहब ने अभी इशारा किया? करने का काम ये है कि कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है, मसलन ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के सिलसिले में इत्तेफाक राय नहीं हो सका, इसी तरह फोसल एनर्जी के सिलसिले के इस्तेमाल के सिलसिले में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अब ये कैसे होगा? ये दो तरह से होगा। एक, पाकिस्तान की क़यादत में 143 मुल्क उस दुनिया में भी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, जो इन मसाइल का सबब है, वहाँ भी एडवोकेसी करें और अपने प्लेटफार्म को, जो मुतासरा या गरीब दुनिया का प्लेटफार्म है, उसको मजबूत करे, और अगली COP28 तक एक ऐसा फिजा तैयार कर दे कि उसके नतीजे में जो फंड आने हैं
वो भी प्रॉपरली आएँ, इंसाफ के साथ आएँ और मुतासरा ममालिक को बशमूल पाकिस्तान, बल्कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान, उसको इंसाफ मिल सके। और इसके अलावा वो दुनिया जो इन मिसाइल का सबब है उस पर दुनिया तनकीद भी करे, उसको रियलाइज़ भी करे और उन ममालिक के अंदर से ऐसे ग्रुप्स पैदा हों जो अपने मुल्कों को ये कहें कि भाई सरमायादाराना निज़ाम ठीक है, लेकिन सरमायादारी का मतलब ये नहीं है कि इंसान कुशी पे उतर आए। तो ये काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस कामयाबी के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये काम किया है, अगर ये नियत कर लें, अगर ये एक इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए गरीब दुनिया की क़यादत शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि गरीब दुनिया की भी किस्मत बदलेगी, पाकिस्तान की किस्मत भी। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहली दफ़ा हमने ये देखा कि हमने इमदाद की बात नहीं की है, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की हमने आवाज़ उठाई है कि हमें कंपनसेट करें कि जो हमारा नुकसान हुआ है। उसमें एक बड़ी कामयाबी हमें लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड की सूरत में जो है वो मिली है। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? और दूसरा ज़रा मुझे इसका तरीक़ाकार बता दीजिएगा। अभी ऑपरेशनलाइज होगा, दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। जी, अभी इसमें थैंक यू वेरी मच। इसमें हुआ कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा और रशीद साफ़ी साहब ने भी कहा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सक्सेस नहीं है, ये तकरीबन जो G77 ग्रुप ऑफ 77 है और चाइना उसका जो है, एंड चाइना के साथ हम तो 134 ममालिक हैं। पिछले साल हमारे पास इसकी चेयरमैनशिप थी 2021 में, तो ये उसकी सरबराही में जो है ये फैसला हुआ। और फिर उसके बाद COP27 में जब हमने मुसलसल उन तमाम ममालिक के साथ मिल के क्लाइमेट जस्टिस का केस प्लीड किया, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल, जिसमें यूएन के बाकी इदारे और दुनिया के और बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक ने भी उसमें हमारा साथ दिया। तो उसमें पाकिस्तान की जो सक्सेस है, मेरा ख्याल है ये डेवलपिंग कंट्रीज की सक्सेस है, क्योंकि जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, पिछले 30 सालों से एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से आती हैं और उसकी वजह से नुकसान दूसरे ममालिक को हो रहा है। और इसमें जो है दुनिया की कुछ बहुत बड़ी मुस्तनद जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 8वें नंबर पे ऐसा वल्नरेबल मुल्क है जहाँ पे पिछले 20 सालों में 190 के करीब जो है मुख्तलिफ कैटास्ट्रोफीज आ चुकी हैं क्लाइमेट रिलेटेड, जिसमें गर्मी की लहर है, जिसमें ड्राउट्स हैं, जिसमें ज़लज़ले हैं और उसमें बेतहाशा राइजिंग ऑफ सी लेवल है, जो हमारे ग्लेशियल आउटब्रस्ट होते हैं। पाकिस्तान अगर आप नॉर्थ पोल के बाद देखें तकरीबन 7000 के करीब ग्लेशियर हैं इस खित्ते। तो ये इतनी अहमियत का हामिल मुल्क है। फिर 230 मिलियन की आबादी वाला मुल्क, जहाँ पे 33 मिलियन की आबादी, जो मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक यूएस जर्मनी की पूरी आबादी का उसका आप कर लें या यूके की पूरी आबादी कर लें, और एक इतना बड़ा रकबा जो पिछले 6-7 महीनों से बिल्कुल जो है वो पानी के अंदर था। और उसकी फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। एक तो जो सैलाब आया, अब उस सैलाब को ख़त्म होने के बाद जो बीमारियों की एक लहर की वजह से दूसरी वेव आई, उसके बाद अब फूड सिक्योरिटी का एक जो बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान को देखने में आया। तो इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने अपना मुकदमा इन 134 ममालिक के साथ मिलकर दुनिया के सामने रखा। और अभी फारूक साहब कह रहे थे कि फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर ने इसको लड़ा। मैं उसमें हमारे जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं शेरी रहमान साहब, कि जब एजेंडा सेट किया जा रहा था तो उनको उस एजेंडा सेट करने वाले जो है वो जो ममालिक थे उनके लोगों में उनको भी शामिल किया गया। तो ये पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट की जो कोशिश थी उसके नतीजे में ये जो है एक पहली कामयाबी। और मैं रशीद साहब से इत्तफाक करता हूँ ये पहला कतरा है। अब इसमें अभी जो है कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन इसमें अभी जो लॉसेस एंड डैमेजेस हैं उसके ऊपर उसको सेट करने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म जो हैं वो अगले 5-6 महीनों साल के अंदर तय होंगे कि वो कौन से हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज का हिस्सा बनेगा, उसमें जो कल्चरल लॉसेज होते हैं उसमें और बेतहाशा चीज़ें हैं। तो लेकिन पहले स्टेप में पाकिस्तान की कामयाबी मेरे ख्याल है, और ये उस वक्त है जिस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना हमें एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी, हम पाकिस्तान की अपनी मैं बात कर रहा हूँ, जब हम एक बिल्कुल जो है ऑन द वर्ज ऑफ जो है डिफॉल्ट की तरफ थे, IMF के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, हमें 30 से 34 बिलियन डॉलर का जो है फ्लड्स ने नुकसान दिया इमीडिएट, और उसके बाद 16 बिलियन डॉलर का वो नुकसान हुआ जो अब हमने रिहेबिलिटेट करना है अपने उन लोगों को जो फ्लड्स के साथ मुतासर हुए। तो इन सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कलेक्टिव कामयाबी है, और मेरा ख्याल है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं G77 ग्रुप ऑफ 77 उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और पाकिस्तान जो है उसको लीड कर रहा है। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब जो बात कर रहे थे डॉक्टर आदिल साहब,
उसको ज़रा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेते हैं। COP26 में भी जो इन चीज़ों पर इत्तेफाक राय हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर हमें नहीं लगा कि उन सारी चीज़ों पर अमल दरामद हुआ है या उसको बहुत संजीदगी से लिया गया है। अब COP27 में जो चीज़ें तय पाई हैं इसके एलामिये में, उसमें अभी तक तो एक यही हमें कामयाबी नज़र आ रही है, लेकिन मुस्तक़बिल में क्या कोई सॉलिड इसके हवाले से पेशरफ्त आपको लगता है कि संजीदगी नज़र आएगी कि उन चीज़ों को रोका भी जाए? ठीक है, आप इस वक्त मुआवजा देने पर तैयार हुए हैं, उसका भी एक प्रॉपर ज़ाहिर है कि मैकेनिज़्म तय होगा, कौन मुआवजा देगा और क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को माहौलियाती आलूदगी को, इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए वो इक़दाम कब तक देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो फाइनल एजेंडे में जिसको डैमेज फ़ंड को जो शामिल करके अनाउंस किया गया है, ये COP की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले जो आप COP26 की जो बात कर रहे हैं, जो ग्लासगो में मुनक़्क़िद हुआ था, उसमें जो COP के मुंतज़मीन होते थे वो उन ममालिक पे दबाव डाल के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनसे फ़ंड्स का तकाज़ा किया जाता। उसमें भी कुछ ममालिक जो होते वो ऐलानात तो हो जाते, और एक मौका पे ये भी हुआ है कि COP के फ़ंड जो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का फ़ंड है वो 100 अरब तक वादे पहुँच चुके थे, लेकिन फिर उसमें बहुत कम ममालिक ने अमली तौर पर उन अदायगियाँ की है। अब ये जो इलामिया है ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि पहली दफ़ा एक डैमेज फ़ंड कायम हुआ है। ये उससे हट के हैं। जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का फ़ंड कायम है उसमें भी अरबों डॉलर की उनकी उस फंड में उनकी जो है रकूमात आ रही है और मौजूद है इस वक्त। ये उससे हट के एक फ़ंड्स की तजवीज़ है, और इस पे जो कई ताकतवर ममालिक माँ सिवाय फ्रांस और चंद एक बड़े ममालिक को छोड़ के जिन्होंने एतराज़ात किए थे, लेकिन फिर अक्सरियत से फ़ैसला हो चुका है कि ये डैमेज फ़ंड जो है कायम किया जाएगा। ये मुश्किल मराहल है। एक तो ये जो है इस इलामिया में ये बात कि दुनिया को सनती इनकलाब से पहले जो माहौलियाती हमारा जो सिस्टम था उस तक वापस लेके जाना, ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन भी है, और इस पे अमल करना, और कई ममालिक को इस पे एतराज़ात भी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उन्हें अपनी जो सनती तरक्की है उसका रफ्तार जो है उसको या तो कम करना होगा, या अगर उन्होंने माहौलियात दोस्त सिस्टम अपनाने होंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अखराजात है। तो ये मुश्किल मराहिल है, लेकिन इसमें एक बड़ी कामयाबी यही है कि आज ये फ़ंड कायम हुआ है। दूसरा जो इजलास होने जा रहा है वो पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि इस दफ़ा भी पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क यानी इजिप्ट में ये मुनक़्क़िद हुआ COP27, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने ख़ास मेहरबानी करते हुए प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ को चेयरमैनशिप का जो है इस पूरे मेले का उनका मौका फ़राहम किया। अब दूसरा जो है दुबई में होने जा रहा है, तो मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो भी पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क है। तो जो हमारे इस वक्त सैलाब में भी मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब और चीन जैसे ममालिक हमने जो है COP27 से हट के क्लाइमेटीज़ में हमारी हेल्प कर रहे, तो हम इस लिहाज से हम खुशबीन हैं कि जो COP28 होगा दुबई में, उसमें शायद ये जो एजेंडे में इस वक्त शामिल किया गया है तो उसकी सदारत उस वक्त UAE की हुकूमत करेगी। तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका हमें कुछ फ़ायदा होगा, ना सिर्फ हमें बल्कि बाकी तरक्की पजीर ममालिक जो है, अफ्रीकी कुछ ममालिक है, एशियाई ममालिक है, हत्ता कि मगरबी ममालिक कुछ ऐसे हैं जो माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में शदीद ख़तरात से दो चार है। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कुछ फ़ायदा होगा। ये एक स्टेप है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने ये काम कर लिया, एजेंडे में डैमेज फंड को शामिल कर दिया तो हमारी यहाँ पे हमारा मकसद पूरा हो गया। माहौलियात के हवाले से अवामी सतह पे खासकर पाकिस्तान के अंदर शऊर उजागर करने की भी बहुत अशद इसी तरफ आ रही थी कि डॉक्टर साहब से इस पे राय ले लूँ। डॉक्टर साहब, अब हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी और हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, हमने मिलकर जो आवाज़ उठाई वो उसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी जो है 30 वर्षों के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमें उस पर मिली है। अब आगे प्रोसेस चलेगा तो यकीनन हमारे मुल्क और दीगर जो ममालिक हैं हमारे जैसे, उनको इससे फ़ायदा होगा।
अब इस ज़िम्न में हमारी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं, हमें क्या लाइहा अमल बनाना है अपने आप को सेव करने के लिए, और जिस तरह से साफ़ी साहब ने कहा कि लोगों में शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं ना, एक इसमें तो कोई शुबा नहीं कि हमारी सोसाइटी में और हमारे वो इलाके जो कम तरक्की याफ्ता हैं वहाँ इस तरह के मसाइल हैं कि आप यानी अब हमें जब यहाँ से हम जाते हैं कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, और ऐसे इलाकों में जाके देखते हैं तो बाज़ औक़ात हैरत होती है कि ये किन कंडीशंस में लोग रह रहे हैं और क्या। तो इन ज़ाहिर है कि इन कंडीशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरे ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे आम आदमी में वो शऊर नहीं है जो होना चाहिए। तो इसके लिए ज़ाहिर है बेदारी की कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, और जो हमारे पास दस्याब फंड हैं उनको दुरुस्त तरीके से खर्च करने की ज़रूरत है। ये बात तो आपके सवाल के हद तक। एक बात में और एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है इस COP 27 और इससे जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है उसके बारे में। एक बहुत बुज़ुर्ग आलिम हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के और पॉलिटिकल साइंस के, वो भी एक टेलीविज़न चैनल पर बैठते हैं, बल्कि इनके साथ बैठते हैं। जी मैं बिल्कुल उसी तरह कल मुझे हैरत हो रही थी जब वो आप इस जानिब जा रहे हैं कल जो उनकी गुफ्तगू में सुन तो उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान अपनी मईशत को ज़िंदा करने के लिए COP 27 में जो फंड बनाया है उससे मईशत को उभार लाना चाहता है। ये कन्फ्यूजन है, ये गलत बयानी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो गलत बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से उस तरह नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है। उसका ताल्लुक बराह रास्त माहौलियात के साथ है, माहौलियात को बचाने, उसके जो मुज़र असरात हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक के और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, ये खालिसतन उसके साथ ताल्लुक है, गलत तौर से जोड़ा जा रहा है। और इसका ताल्लुक इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी बेचैनी पैदा की जा रही है, इस तरह की बातें उसका हिस्सा हैं। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, इस फंड से ऑब्वियसली जो क्लाइमेट स्ट्रेस कंट्रीज़ हैं और जो इस वक्त वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अब जिस तरह से मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, हम अपनी तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम भी किसी न किसी हद तक कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। इसका हल क्या है, अपने तई हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसके हल तो खैर बहुत से हैं और इस पर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लोगों ने काम भी किया हुआ और हो भी रहे हैं, लेकिन मैं इसको एसोसिएट करता हूँ कि ये जो डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसकी पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा है इस जो ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो बेताशा हैं वो बड़े अरसे से और रिपीटेडली जो है डेवलप कंट्रीज के साथ इस चीज के ऊपर बहस कर रही थी कि ये जो लॉस और डैमेज फंड बनना जाए ये कॉम्पनसेट करेगा उन मुल्कों को जो कि वल्नरेबल हैं क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से। और वो क्लाइमेट डिजास्टर वहां पे क्यों आया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज स्टार्ट हुई तब से उनकी मैसिव कार्बन एमिशंस हो रही हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है प्रिडोमिनेंटली, अब मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दूं, जर्मन ग्लोबल वॉच के मुताबिक जो है हम 0.08% करते हैं पूरी दुनिया के जो है कार्बन एमिशन के अंदर, और उसका नुकसान हमें कितना हुआ, कुछ $34 बिलियन इमीडिएटली और 16 बिलियन तो कुछ $50 बिलियन का ये हुआ। अब इसको करने के क्या तरीके हैं? मेरा ख्याल है एक जो सबसे बड़ी चीज जो हम कर सकते हैं अपने लिहाज से या अपनी सोसाइटी के लिहाज से, वो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आबादी का जो बढ़ता हुआ जो तनासुब है बेदरेर पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये एक इतना बड़ा आंसर है, इसमें हमारी सारी प्लानिंग्स जो हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। अगर आप अगले 5 साल में देखें और हम आज का जो एस्टिमेट लगाएं उसमें हम किन किन चीजों के ऊपर तवज्जो दें। और अभी जब मैं आपको बता रहा था जर्मन वॉच के बारे में, तो उसके मुताबिक अगले साल भी पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के खतरात आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आखिरी जल्जला था, आखिरी सैलाब था या आखिरी जल्जला था, हम उन प्रोन कंट्रीज की जगह पे हैं जहाँ पे मुसलसल ये चीजें आती रहेंगी। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है एक बड़ी वॉर फुटिंग के ऊपर अब हमें फैसला करना होगा अपने लेवल के ऊपर। लेकिन जिस तरह ये पूरा केस लड़ा गया उसमें इस चीज को बताया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज अकेले ये नहीं कर सकते, तो हमें जो है ना 2 prong स्ट्रेटजी अपनानी होगी। एक लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या हम कर सकते हैं जिसमें आबादी को कंट्रोल करना मेरा ख्याल है सबसे जरूरी है, और उसके बाद जो है प्लानिंग जो है वो हर मौके पे
एक जो चीज हमने देखी जब ये सैलाब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ से आया या कुछ और ऐसे इलाकों में है जहाँ पे जो है तजावजात जो है गैर कानूनी बनाई गई और उसका बहुत बड़ा नुकसानात हुए हमारे लोगों को। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है उस गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी हमें सूबों के अंदर भी और फेडरल लेवल के ऊपर भी और एक पूरे फेडरेशनिंग यूनिट के तौर पे इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है अमल दरामद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर जी, साहब? मैं फिर मुझे अगले बहुत टॉपिक की अच्छा तरफ जाना। हमारे दोस्त ने इसमें ऐड किया आबादी। देखिए, मशरकी पाकिस्तान जब पाकिस्तान का हिस्सा था तो वहाँ आबादी ज़्यादा थी, मगरबी पाकिस्तान में कम थी। अब गुज़श्ता 50 साल में उन्होंने बहुत मेहनत करके आबादी के तनासुब को कंट्रोल किया है। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। ये कैसे हुआ, इस पर एक स्टडी हुई है। वो स्टडी, उसके बहुत सारे तरीके इख्तियार किए गए, लेकिन जो सबसे मौसर तरीका ये था कि आपने मस्जिद, मदरसा और उलमाए दीन को कायल किया कि इस मौजू पे बात करें। ये बांग्लादेश में हुआ है। तो इस वक्त ज़रूरत अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मनसूबाबंदी या जो फैमिली प्लानिंग है इसका इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा और बहुत टेक्निकल हो जाएगी और मौजूद से बदल जाएगी, वो एक अलग होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम दीनी हलकों को इस मुहिम में शामिल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक, सही। ये बड़ा अच्छा आपका जो है ये सजेशन है। ज़रूर इस पर हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हम भी प्रोग्राम्स करेंगे आने वाले दिनों में, इस पर बात करना ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस पर बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है। और हमारे यहाँ जो हालात हैं, मामलात हैं, बड़े दिलचस्प ये रहते हैं कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चलता ही रहता है और बड़ी तेज़ी हमें इसमें समटाइम्स देखने में आती है। पिछले 6-7 महीने में कुछ इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो हम फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान जब लॉन्ग मार्च का करना था तो तब भी उन्होंने बड़ा इसको खुफिया रखा था। जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा था बहुत पहले से सस्पेंस में वो डाल दिया गया था, लेकिन वो आखिरी टाइम तक ये कहते रहे कि इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, मेरे करीब तरीन जो लोग हैं उनको भी मालूम नहीं है। अब उन्होंने 26 मई की तारीख दी है लॉन्ग मार्च के बाद, और अब वो इजाज़त भी चाह रहे हैं। पहले तो पिंडी की बात की थी, अब वो राउंड के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त चाह रहे हैं कि उनको जलसे की भी इजाज़त दी जाए, धरने की भी इजाज़त दी जाए। मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन इतना खुफिया इसको क्यों रखा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और वो ये कहते हैं कि मैं एक सरप्राइज़ भी दूँगा। क्या वो 25 मई के जैसा ही सरप्राइज़ होगा? क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। अभी भी लॉन्ग मार्च हम फर्स्ट टाइम ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उसमें अक्सर तातुल भी आ जाता है, लोगों की तादाद भी जो है वो कम हो रही है, मुस्तकिल जो है लोगों की तादाद और तवज्जो इस हवाले से जो है वो इसकी तरफ कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद एक मखसूस तारीख़ तक वो ड्रैग करना चाहते थे, ये उनकी पॉलिसी थी, उनकी हिकमत अमली थी, वो उस तारीख़ तक उन्होंने इसको ड्रैग कर लिया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो भी अब सामने आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि वो मखसूस तैनाती जिसको वो सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे थे, मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो 25 तक हो जाएगी। अब 25 तक वो सारा सिलसिला हो जाएगा, जब वो तय पा जाएगा तो फिर 26 को इस धरने का, जलसे का, लॉन्ग मार्च का क्या जवाज़ होगा, इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साफ़ी साहब, क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं इमरान खान साहब 26 तारीख को? आपको लगता है कि सरप्राइज़ होगा, ये 25 मई की तरह होगा मामला, या उनको भी सरप्राइज़ मिल सकता है? देखिए, पाकिस्तानी सियासत तो वैसे सरप्राइज से भरी रहती है और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम खान साहब के मौजूदा एजेंडे को देख के और जिस अंदाज से वो अपनी सियासत को बंद गली में ला चुके हैं, तो मेरी नज़र में अब खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते। यही कर सकते कि रोड बंद कर रहे हैं, यही करेंगे कि धरने दिए जाएंगे, यही कर सकेंगे। जो लॉन्ग मार्च, कभी ज़िंदगी में हमने इस किस्म के लॉन्ग मार्चेस नहीं देखे कि जो रवात से भी 2 हफ्ते में इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकता। लाहौर से कहानी चल पड़ी है और फिर वज़ीराबाद का एपिसोड उसमें आ गया और फिर पता नहीं क्या कुछ रोज़ जो है, जिस तरह मदारी बाज़ार में सारे बाज़ार बैठ के लोगों को कहते हैं कि अभी ये पटियारी खोलूँगा और इससे एक काला नाग निकलेगा, वो नाग फिर कभी भी नहीं निकलता। तो खान साहब के ऐलानात इसी किस्म के हैं
अगर मजमूई तौर पर हम उनकी सियासी हिकमत अमली पे नज़र डालें तो उन्होंने जो सियासत में आगे बढ़ने के रास्ते हैं ख़ुद ही मसदूद कर दिए हैं, ख़ुद ही उस पर उन्होंने ऐसे ताले डाल दिए हैं कि शायद अब अगर वो खान साहब भी उसको खोलना चाहे तो नहीं खोल पाएंगे। यही उनके पास आखिरी हथियार यही है कि अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फ़िदायीन है, एक कल्ट फॉलोइंग है उनकी, वो उनकी हर अच्छी बुरी बात पे उनको सर दुनते रहते हैं, वही लोग जो है उनकी तादाद में भी बतदरीज कमी आ रही है और खान साहब उस पर इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। साफी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पार्टी से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सरप्राइज देने जा रहे हैं इमरान खान साहब 26 तारीख को, आप भी उन्हें आगे से कोई सरप्राइज देंगे? क्या ऐलान करने वाले हैं वो जलसे में? देखें, मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छा सरप्राइज ये होगा कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाए। That will be the biggest surprise to him as well, I think, and that is a befitting tribute which one should give to a leader of such caliber. लेकिन उनको अब मेरे ख्याल में negotiation की तरफ जाना चाहिए। He has made his point clear। जितना आप उसको प्रोग्राम करेंगे उतना आप उसकी एग्नी को जो है, आवाम की जो है उसको एक एंग्विश है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डेस्पेंडेंसी है, एक मायूसी है, उसको आप उससे इजाफा करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये आवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए या रियासत के लिए ये कुछ फायदेमंद होगा। ये अपनी साख चीज पर। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आपको ये लगता है कि अल्टीमेटली आना तो डायलॉग्स की तरफ ही पड़ेगा, उसके बगैर मसले का कोई हल नहीं है। इलेक्शन की भी तारीख अगर आपको चाहिए तो आप इसको असम्बली में वापस आएँ, अपना आइनिया के सवाल करें, उसके बगैर आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो आखिरी सूरत यही है आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि अगर मुज़ाकरात करते हैं तो हम बैठेंगे, वरना फिर किसी सूरत में ना तो इलेक्शन की तारीख दी जाएगी, ना कोई और उनका मुतालबा माना जाएगा। देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि ये इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं। सही, इनको इसी पे ही जाना पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक है कि यहाँ आकर बैठ जाएंगे तो सब बिस्मिल्लाह आए बैठे, और इनका अपना जो एक कल्ट डेवलप किया है, फॉलोइंग जो है वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है इस मामले में कि आप इलेक्शन कमीशन को आप नहीं तस्लीम करते हो। अगर आप वाकई संजीदा हो तो पहले तो 2 असेंबलियां आप जरा तोड़ दे ना। KPK को भी आपका वजीर आला एक एडवाइस करे, असेंबली टूट जाएगी। पंजाब की सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, उसको एडवाइस चीफ मिनिस्टर साहब दे रहे हैं, वो असेंबली टूट जाएगी। आप अगर वाकई है तो आप 2 असेंबलियां तोड़ दे, वफाक तो मजबूर हो जाएगी कि वो जो है तोड़ के कोई इलेक्शन करवाए, अगर आप वाकई संजीदा है। और अगर आप इस कौम के साथ भी, मुल्क के साथ भी और अवाम के साथ एक मजाक कर रहे हैं और इंसानी कैफियत में मजीद रखकर मईशत का तबाह हाली की तरफ धकेल कर ले जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू, हम आपको दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके अंदर ठहराओ दे और आप कंटेनर से उतर आए और आप जो है तो संजीदगी के साथ बात करके इस रियासत को आगे चलाने की तरफ जो है कदम उठाएं। क्योंकि ना तो इलेक्शन कमीशन सड़कों पर टूट जाएगा, ना ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो सड़कों पर होंगी। आपने कहा पार्लियामान को आपने बेतौकीर कर दिया है, आपको पार्लियामान को मजबूत करना पड़ेगा, और पार्लियामान ही रियासत है, यानी अवामी नुमाइंदे है। और आइन में लिखा है कि जो है रियासत की वफादारी और आइन की पासदारी हर एक पर वाजिब और लाजिम है। ये हमारा इमरानी मुआहदा है। अगर आप रियासत की भी तस्दीक करते हैं और आइन की भी पामाली करते हैं तो फिर आपको कौन कहेगा कि आप वाकई संजीदा हैं और इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। ठीक है सरदार साहब, डेडलॉक तो बरकरार है, इसमें जितनी भी कोशिशें की गई हैं, कुछ खबरें आती रहती हैं दरमियान में, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बड़ा प्रेसिडेंट साहब जो हैं किरदार अदा कर रहे हैं, ख़ुद इमरान खान साहब ने भी आज कहा, लेकिन कोई ये डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा है। और अगर ये ख़त्म नहीं होता, ये एक बड़ी बुरी खबर है कौम के लिए कि अगर ये चीज़ें इस तरह से ठीक नहीं होती हैं तो फिर तो हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी, कैसे कंट्रोल करेंगे? अब वो लोगों को तो लेके आएंगे ना। अब पहले पिंडी की बात कर रहे थे, अब परेड ग्राउंड की इजाज़त मांग रहे हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर उतारने की भी इजाज़त मांग रहे हैं।
नाहिद, अगर आप इजाज़त देंगे तो ये बिलावल भुट्टो साहब, सरदार साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, आईनी माहिर है आप। ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो इंतबाह दी है सदर पाकिस्तान को, इसका क्या पस मंज़र है सर? इस पर PTI वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। देखें, ये चूंकि एक मैं ये तो नहीं कि उसका नेसेसरली हिस्सा हूँ, लेकिन जो बातें जो वाज़ेह तौर पर आ रही हैं वो ये है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल है, अगरचे सभी 3 स्टार जनरल जो है वो उस चक्की से पिस कर आए हुए बहुत ही माहिर और बहुत ही प्रोफेशनल हमारे सोल्जर्स हैं जो इस एहलियत रखते हैं कि वो आदमी चीफ बन सके। लेकिन फैसला ये जो सुनने में आया वो ये हुआ है कि सीनियर मोस्ट को बनाया जाए। तो सीनियर मोस्ट की जो हो रही है, एक 22 को रिटायर हो रहे हैं और अगलबन जो है इनका ख्याल ये है कि मोहतरम प्रेसिडेंट साहब शायद उस समरी को जो भेजी जाएगी और नेक्स्ट वीक की इसको इसी हफ्ते में वो समरी भेजने का इम्कान है जी, वो शायद उसको एक दफा प्यार रखते हैं उसको रिटर्न करने का, वापस भेजने का, उसको मुस्तरद करके दोबारा भेजने का। अगर ये दोबारा जाए समरी तो वो वाजिब और लाजिम और ऑटोमेटिकली वो जो है उसको विद द फ्लक्स ऑफ टाइम वो ऑपरेशनल हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, आईनी हो जाती है। लेकिन ये वो शायद एक ऐसी मेरा ख्याल में मजमून काविश है जिसमें 27 और 29 के गैप को वो जो है ओवरडू करना और ओवर यूज करना और एक कॉम्प्लिकेशन उसमें क्रिएट करना, जो मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी अस्करी क़यादत के लिए, हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के दिफा के लिए, हमारे मुल्क के आईनी बालादस्ती के लिए या हमारी रियासत के लिए मुफीद और ममद होगा या इसको मजबूत करने की तरफ एक राह होगा। वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये यकीनी बात है। और उसका ही जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर ने उसी की तरफ निशानी की है कि अगर ऐसा है सदर पाकिस्तान की तरफ से तो फिर उसका खमियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अब इसी बात को फिर आपने जो सवाल छेड़ लिया थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। कहा तो ये जाता है कि पोस्ट ऑफिस का बस समझे किरदार होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस का सारे मामले में ऐसे एडवेंचर सोच सकते हैं, कर सकते हैं? देखिए साफी साहब से ही कहते हैं, इसका जवाब दें। देखिए, जब कौमी सलामती के मामलात होते हैं ना तो उसमें फिर सियासी जमात और सियासी मफाद मैटर नहीं करता। और हमारी तारीख बताती है कि ऐसा हुआ है, कभी कभी कोई इख्तलाफ भी हुआ होगा, लेकिन अमूमी तौर पे इत्तेफाक राय का मामला रहा हमारे यहाँ। सही। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि वो मामलात जिनका ताल्लुक कौमी सलामती के साथ है उसको भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। और जो रविश है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो रविश है, और अब तक आरिफ अलवी साहब का बाज़ मामलात में जो कंडक्ट रहा है, तो ये खदशा महसूस किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ, जैसे अभी खोसा साहब ने फरमाया, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल कोई पेशबंदी इसी सिलसिले में की है। एक बात, एक छोटी सी बात और इसी मामले में करना चाहता हूँ। देखें, आप कह रहे थे कि इमरान खान, अभी सांप निकालने की बात हो रही थी कि सांप क्या निकालेंगे, इसके बाद क्या सरप्राइज देंगे। देखिए, इमरान खान की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक बात बहुत ख़ास है। मसलन अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर ईद के दिन रोज़ा रखा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि शैतान का काम। बिल्कुल। तो खुशी के दिन जो एहतजाज करे वो क्या चाहता है, वो पाकिस्तान के उस इत्तेफाक राय को और उन मुश्तरका त्यौहारों को मुतनाज़ा बनाना चाहता है। अगर कोई यौम आज़ादी के दिन को मुतनाज़ा बनाना चाहता है तो आप उसके मकासद यानी समझ जाएं कि एजेंडा क्या है। ठीक हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, और ये गैर मुल्की प्रेस जो है बार बार लिख रहा है कि इमरान खान हर उस वक्त एक्टिव होते हैं जब पाकिस्तान की मईशत जान पकड़ने लगती है। जैसे वो जान पकड़ती है वो एक्टिव होते हैं, उसको सदमा पहुंचाते हैं, और उसकी बेशुमार आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि ये दो चीज़ें, कौमी यौम आज़ादी का दिन, दूसरा कौमी मईशत की तबाही। अब तीसरा मामला क्या है? तीसरा मामला वो
कौमी सलामती के इदारे और उसके सरबराह के चुनाव या इंतखाब या उसके तकर्रर को मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो अब ये तीन चीज़ें आप ज़रा खित्ते की, साफ़ी साहब तो उसके माहिर हैं, खित्ते की सिचुएशन के तनाजुर में रख के देखिए। पहले जब तालिबान आए तो दहशत गर्दों का रास्ता किसने खोला पाकिस्तान में दाखिले के लिए? किस हुकूमत ने खोला? ठीक ठीक। नंबर एक, इसी हुकूमत में दाइश के लोग भी आए और लोग भी आए। दूसरा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने उनके साथ मुआहदा किए, फिर मुआहदा शिकनी की, फिर लोग कत्ल हुए। अब वो ये कहते हैं जी कि पहले वो फाटा, साबिक फाटा के एरियाज़ में शरीयत की बात कर रहे थे, अब वो कहते हैं जी हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ये दिफा के साथ इस मामले को जोड़ के देखें। फिर आप मईशत का आप जिक्र हो चुका, फिर आपके दिफा में जब ये चैलेंजेस मौजूद होंगे, ऐसे मौके पर आपका जो आर्मी चीफ है आप उसको भी मुतनाज़ा कर दें, तो आप कर क्या रहे हैं? आप दरअसल रियासत को नाकामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप तजिया करके देख रहे हैं इमरान खान का, सवाए इसके कोई और इंटेंशन नज़र नहीं आता। तो ये है बुनियादी मामला, वो हर चीज़ को तबाह करते चले जा रहे हैं। और अब वो क्या करेंगे? अगली बात, यानी आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी जो उन्होंने पटारी से सांप निकालना है, साफ़ी साहब की टर्म में जो सांप निकालना है वो ये जी मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी, मैं इलेक्शन तक जारी रहूँगा। मकसद क्या है? आप स्टेबल ना हो सके, क्योंकि आर्मी चीफ के तकर्रर के बाद थोड़ी बहुत जो अनस्टेबिलिटी है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको बरकरार रखना है। लिहाजा वो ये जो बहस चल रही है ऑब्वियसली वो तल्ख बात है, लेकिन बहरहाल यही बात है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, पहले भी मैंने यही बात की कि आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, आपस में बैठकर बात करें, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब अगर अपॉइंटमेंट भी पहले हो जाती है, जैसे आज कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने 25 तक, फिर 26 को आप क्या डिमांड करेंगे? क्या आप जो धरना देने जा रहे हैं प्रॉपर, जिसकी प्लानिंग भी हो रही है, जो कहा जा रहा है और सरप्राइज़ की भी बात हो रही है, फिर उसका क्या जवाब है? फिर हुकूमत के पास जो ऑप्शंस बचती हैं, जाहिर है कि उसको रोका जाएगा। तो ये हालात जो हैं ये बहुत ख़राब हो जाएंगे सारी सिचुएशन में। तो अब क्या होगा? क्या लगता है आपको 26 तारीख को ख़ास तौर पे? मेरा ख्याल है ये जो हमारी आज जिस पे हम बहस कर रहे थे आर्मी चीफ की तैनाती की, अगर आप इसको पॉलिटिकल सेंस में लें तो खान साहब ने जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बन जाए, फिर उन्होंने कहा कि मुझसे पूछ के किया जाए। फिर हमने शहबाज शरीफ साहब की ज़बानी भी सुना कि उन्होंने किसी दोस्त की, इमरान खान साहब ने उनको अप्रोच करके कहा कि मिल के इसके ऊपर करते हैं, कुछ नाम मैं देता हूँ, कुछ आप दें। तो ये बेसिकली इस जो अपॉइंटमेंट है उसको पोलिटिसाइज करना चाह रहे थे, जिस तरह उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को किया, जिस तरह उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को पोलिटिसाइज किया, जिस तरह उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को पोलिटिसाइज किया। जब वो निकाले गए तो उन्होंने कहा कि हम जो है इम्पोर्टेड जो है उस एक साजिश के तहत, फिर खुद उन्होंने उसके ऊपर जो है एक यू टर्न लिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। सही। उन्होंने अपनी जो पिछले 3 साल 7 महीने की परफॉर्मेंस दी, पिछले 7 महीनों में जितने भी जलसे किए, कुछ 60-70 के करीब जो है, सेंचुरी के करीब वो पहुंचने वाले, उसमें एक दफ़ा भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने क्या क्या कर दिया, क्या क्या चेंज किया। वो सिर्फ एक जो है पोलिटिसाइजेशन ऑफ जो सोसाइटी थी उसको तो वैसे ही कर रहे थे, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन को उन्होंने करने की कोशिश की। अब अगर फैसला हो जाता है, और ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि वो किसको जो है सर्विसेज चीफ लगाते हैं, उसमें अगर वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने तो उनको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था। अगर वो अपोजिशन की बड़ी जमात है तो उनसे जो है वो मशवरा किया जा सकता था पॉलिटिक्स के अंदर। ये आईनी वो नहीं है, जो है शक नहीं है कि उससे करेंगे। तो ये बेसिकली जो है जो खान साहब का मुझे लग रहा है वो यही एजेंडा है कि उन्होंने सिर्फ अपने आप की पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए मुसलसल कंटेनर के ऊपर ही रहना है, उससे नीचे नहीं उतरना, और वो इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने, साफ़ी साहब एक बयान दिया, बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि उन्होंने कहा एक तो आप प्रेशराइज करना चाहते हैं अपने इदारों को, नाम ख़राब कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो हमारे इदारे हैं उन पर आप इल्ज़ामात लगा चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में कोई भी दुश्मन मुल्क जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है, मुल्क की सलामती को दाव पर ना लगाएं।
एक तो इस पर मुख्तसरन अपनी राय दीजिएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके लॉन्ग मार्च में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास असलहा होगा तो फिर जाहिर है कि हम उनसे निमटेंगे, मजबूरन हमें भी जो है उनके साथ सख्ती से आना पड़ेगा। और इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो ऑडियोज़ आती रही हैं गंडापुर साहब की या दीगर, उसमें तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं कि ऐसा तो होता ही है इनके लॉन्ग मार्च में, या लोगों के पास असला मौजूद है, शायद कुछ तैयारी भी हो रही हो ऐसी। जी बिल्कुल, राना साहब जो है वो इमरान खान साहब जिस अंदाज़ की जिस तर्ज की वो सियासत करते हैं उनका जो है सही जवाब राना साहब ही दे सकते हैं। और माशाल्लाह इसीलिए आप मुस्कुरा भी रहे थे मेरा ख्याल उनके अभी हालिया दिनों में उन्होंने अपने हार्ट और जिगर की सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए हैं और बहुत ताज़ा दम हो के वापस अल्हम्दुलिल्लाह अपने दफ्तर आ चुके हैं। तो खान साहब का जो तर्जुमाल है सियासत का, उसका जवाब जो है वो इसी अंदाज से जो राना साहब देते हैं बेहतर अंदाज से देते हैं, और उनकी हिकमत अमली भी काफ़ी बेहतर साबित हुई है। बग़ैर पकड़ दक्कड़ के, बग़ैर जो है कोई लाठी चार्ज किए, बग़ैर आंसू गैस इस्तेमाल किए, बग़ैर किसी अल्हम्दुलिल्लाह माली या जानी बहुत बड़े नुकसानात जो इस्लामाबाद की टेरेटरी की में जहाँ पे उनकी बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है राना सनाउल्लाह साहब की, वहाँ पे कई अटैम्प्ट हुए उनकी मौजूदगी में, लेकिन एक मौसर हिकमत अमली के नतीजे में राना साहब ने तहरीक इंसाफ के कैंप को अटैम्प्ट्स जो थे उनको नाकाम बनाया है। और इस दफ़ा भी उन्होंने काफ़ी अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की है कि हम इस्लामाबाद में रहने वाले शहरी जो होते हैं, जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते होते हैं वहाँ पे इंटरप्शन हो जाती है, लेकिन अंदरून शहर जो है मामलात पुरसुकून रहते हैं। तो जो राना साहब इस किस्म के बयानात देते हैं उनका मकसद ये होता है कि एक तो साइकोलॉजिकली वो एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, जिस तरह खान साहब की नफसियाती दबाव डाल के हुकूमत को प्रेशर में लाना चाहते हैं, तो जवाबन फिर राना सनाउल्लाह साहब को भी ऐसी बातें करनी होती है जिसमें कई पे वो अमल भी नहीं करते, लेकिन उसके नतीजे में अमन व अमाल को बरकरार रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जोड़ जो है काफ़ी ठीक पड़ा है इस वक्त यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब बयानात देते हैं, और उस साइड से इमरान खान साहब जब बढ़ के मारते हैं तो फिर उसका जवाब मेरे ख्याल में उसकी जो अंदाज़ जो उनकी ज़ुबान है राना सनाउल्लाह साहब की, वो फिर उसके लिए मुनासिब ही है। कई चीज़ों पे मुझे एतराज़ है कि सियासी जमातों को एक दूसरे के हवाले से लबो लहजे में इतनी तलखियाँ नहीं लानी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए जब दोनों तरफ से गुजारा नाम की कोई चीज़ नहीं हो, एतदाल की कोई रास्ता ना हो, तो फिर इस किस्म के बयानात सामने आते हैं, कभी उसके अच्छे नताइज आते हैं और कभी बुरे आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।